नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। विधानसभा के 18 फरवरी के प्रारंभ होने वाले बजट सत्र में सरकार 20 फरवरी को वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी। इस बजट का आकार 1 लाख करोड़ से अधिक रहने की संभावना है, जिसको लेकर विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है और सभी विधायकों को पत्र भेजकर इसकी सूचना देने के साथ ही सत्र के लिए प्रस्तावित अनंतिम कार्यक्रम की जानकारी भी दी गई है, जिसके मुताबिक सत्र के पहले दिन 18 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जो 19 फरवरी को विभिन्न अध्यादेश सदन के पटल पर रखने के साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। वहीं 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पारण होगा और इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पेश किए जाएंगे। इस मुद्दे पर बात करते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारी सरकार का बजट मातृशक्ति, युवा, वरिष्ठ जनों, किसानों के लिए समर्पित होता है। वहीं हर वर्ग को छूता हुआ बजट इस बार भी हम देखेंगे। सोचती हूँ कि हर सरकार का बजट जो है वो विकासोन्मुख होता है और हमारी सरकार का भी बजट जो है वो मातृशक्ति को समर्पित होता है, युवाओं को समर्पित होता है, हमारे वरिष्ठजनों को समर्पित होता है और हमारे किसानों को समर्पित होता है, हर वंचित वर्ग को समर्पित होता है। अर्थव्यवस्था किस प्रकार से मजबूत हो उसको लेकर बजट में व्यवस्था होती है और हमारे गरीबों को किस प्रकार से उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए किस प्रकार का आर्थिक प्रबंधन हो उसकी व्यवस्था होती है। तो बजट पूरी तरीके से हर वर्ग को छूता हुआ समावेशी बजट आप हम सब लोग देखेंगे और निश्चित रूप से ये बजट जो है सरकार के 2025-26 का जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ ये बजट आप हम सब देखेंगे और मैं समझती हूँ कि ऐतिहासिक बजट होगा। हम एक दौर यूसीसी के उससे भी एक ऐतिहासिक निर्णय के साथ में हम लोग गुजरे हैं, तो आने वाले समय में मैं समझती हूँ कि और भी हिस्टोरिकल निर्णय जो है अपने बजट सेशन में हम समझते हूँ। प्रदेश में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू हो रही हैं, जिसमें छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की ओर से तनाव प्रबंधन पर एक कार्यशाला आयोजित की गई है। वही कार्यशाला में शिक्षा महानिदेशक झरना कामठान ने छात्र छात्राओं को परीक्षा में तनाव मुक्त होने के गुर सिखाए, जिससे वर्चुअली वर्कशॉप में जुड़कर सैकड़ों स्कूलों के साथ हजारों छात्रों ने फ्री माइंड परीक्षा देने के गुर सीखे। वहीं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के अपर निदेशक प्रदीप कुमार रावत ने बताया कि छात्रों में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह है। इस कार्यक्रम के जरिए छात्रों के तनाव को कम किए जाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट निर्धारित हो गई है और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे 21 फरवरी से लेके 11 मार्च तक जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं चलेंगे। तो इसको लेकर के हमने जो हमारे बोर्ड स्टूडेंट्स हैं बोर्ड क्लासेस के, उनके साथ में एक वर्कशॉप प्रारंभ करी है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। तो कल उसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो उसमें लगभग 200 से अधिक विद्यालय जो हैं वर्चुअली कनेक्ट हुए थे और हमने जो छात्रों से चर्चा भी करी है, उनको काफ़ी टिप्स भी दिए हैं। कुछ इसमें हमारे साथ एनजीओस भी वर्क कर रहे हैं, उनके विशेषज्ञ भी आए थे और हमने 1-to-1 जो है स्कूल्स के साथ बात भी करी है। कई बच्चों के प्रश्न थे, उनके समाधान भी किए हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से परीक्षा के दौरान बच्चों में जो तनाव की स्थितियां पैदा होती हैं उनको कैसे कम किया जाए, इस पर विशेष रूप से दृष्टि होती है। क्योंकि प्रायः देखा गया है कि जब परीक्षाएं होती हैं, विशेष रूप से जब बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, उस समय बच्चे जो है मानसिक तनाव से ग्रस्त होते हैं। तो उससे कैसे बचें और कैसे ध्यानपूर्वक अपना अध्ययन कर पाएँ, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। बच्चे को तनाव प्रबंधन की एक तरीके से प्रेरणा दी जाती है कि वो अपना तनाव प्रबंधन कर सकें। देखिए, हमारे यहाँ जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट निर्धारित हो गई है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह को भी यादगार बनाने की सरकार ने तैयारी कर ली है, जहां समापन समारोह में मशहूर बॉलीवुड सिंगर सुखविंदर सिंह और कुमाऊनी गायिका श्वेता महरा और दिगारी ग्रुप शान बढ़ाएंगे। वहीं समापन समारोह की तैयारियों को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई।
बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आमतौर पर राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह का कार्यक्रम मात्र औपचारिकता जैसा होता है, लेकिन हमारा यह आयोजन जिस तरह से अब तक बेहद शानदार रहा है, उसी तरह हम समापन समारोह को भी यादगार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा सहित कई प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। अब तक के हमारे राष्ट्रीय खेलों में शुभारंभ से लेकर और अभी तक के सफरनामे में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की गई है। इसके साथ साथ में आने वाले समय में यानी कि 14 फरवरी को जब समापन होगा तो समापन की तैयारी बैठक भी की है। और समापन जो है सामान्यतः अभी तक हम लोग जैसे देखते आ रहे हैं वह औपचारिकता भर समापन होता रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि यह समापन जो है औपचारिकता भर नहीं होना चाहिए। अभी तो यह समापन जो है वो बिल्कुल दिव्य और भव्य होना चाहिए और जिस प्रकार से हमारा शुभारंभ हुआ है उसी प्रकार से उसी आगाज के साथ समापन भी हो, तो उसके निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से प्राप्त हुए हैं, तो हम लोगों ने उसी की तैयारी बैठक की है। अब तक लालकुआं में चल रहे खनन सत्र के दौरान गोला नदी के अवैध खनन की शिकायत के बाद वन विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड पर है, जहां पर गोला रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी चंदन अधिकारी खुद ही अवैध रोकने के लिए मुस्तैद दिखाई दे रहे। उन्होंने अवैध खनन को रोकने के लिए वन विभाग की 3 टीमें तैयार कर रखी हैं, जो दिन रात अवैध खनन पर नजर बनाए हुए हैं। इसी कार्रवाई में वन विभाग की टीम ने पिछले 1 महीने के भीतर लगभग 2 दर्जन से अधिक घोड़ा, बुग्गी एवं अन्य वाहनों को पकड़कर उनके स्वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिससे खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि गौला नदी में इसके आसपास के इलाकों में अवैध उत्खनन और उसके परिवहन की शिकायतें वन विभाग की गोला रेंज को मिल रही थी और शिकायत के बाद गोला रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी चंदन सिंह अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले 1 महीने के भीतर लगभग 2 दर्जन से अधिक घोड़ा, बुग्गी एवं वाहनों को पकड़कर उनके स्वामियों के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई की है। देखिए, खनन सत्र जो है पिछले माह जनवरी से शुरू हो चुका है और हम लोगों ने जो है निरंतर अवैध खनन को लेकर के भी 3 टीमें गश्ती के लिए बनाई गई हैं और जब अभी लालकुआं डिवीज़न जो खनन क्षेत्र है वहाँ अभी गाड़ियाँ नहीं चल रही है। हल्द्वानी डिवीज़न की गाड़ियाँ चल रही हैं, जो 5 गेट हैं निरंतर चल रहा है और उसमें से हमने जो है जो अवैध खनन में जो घोड़ा बुग्गी हैं वो लगभग 25-30 बुग्गियाँ पकड़ी हैं और उसमें से अब जो अभी जब्ती की गई हैं वो तभी छोड़ेंगे जो मुआवजा आएगा। उनका केस तारीखों में लगेगा, उसके बाद वो छूटेंगे तो जो मुआवजा आएगा तो उसके बाद उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा कि कितना जुर्माना आया है। अभी तो सब जमा ही है और नीचे को जो है नदी क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में जो है निरंतर हमारी रात और दिन 24 घंटे में 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3 टीमें लगी पड़ी हैं। देखिए, खनन सत्र जो है पिछले खबर रुड़की से है, जहां पिरान कलियर दरगाह का एक मामला सामने आया है, जहां दरगाह परिसर में मारपीट का वीडियो एक वायरल हुआ है। जब वीडियो में 2 गुटों के बीच हो रही मारपीट दरगाह साबित पाक परिसर में विवाद हुआ है। खबर रुड़की से है, जहां पिरान थाना कलियर दरगाह से रुड़की का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक मारपीट करने की एक घटना सामने आई है। दरगाह परिसर में मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है, जहां वीडियो में दिखाए जा रहे 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। वहीं दरगाह साबिर पाक परिसर में ये विवाद हुआ है। खबर रुड़की से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर पिरान थाना कलियर दरगाह रुड़की का ये मामला दिखाया जा रहा है, जिसमें दरगाह परिसर में एक मारपीट हुई है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 गुटों के बीच मारपीट हो रही है। ये मारपीट दरगाह साबिर पाक परिसर की बताई जा रही है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक
चुनाव होना है, जहां पर कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नया चेहरा सामने आ सकता है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अब राज्यसभा सांसद भी हैं। वहीं जिला संगठन से लेकर मंडल अध्यक्ष की भी नियुक्ति होनी है। इसको लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन चुनाव को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया है। वहीं इस कार्यशाला में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पार्टी के सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा के साथ साथ राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी ने भी भाग लिया। और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि संगठन के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें पार्टी के बड़े नेता भाग ले रहे हैं और जल्द ही मंडल अध्यक्षों के साथ साथ जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी की जाएगी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू हो रही हैं और ऐसे में छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए शिक्षा विभाग ने एक कार्यशाला आयोजित की है, जिसमें शिक्षा महानिदेशक झरना कामथान ने छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के टिप्स दिए। वहीं वर्चुअल वर्कशॉप में सैकड़ों स्कूलों के हजारों छात्रों ने भाग लिया और परीक्षा से पहले मानसिक रूप से तैयार होने के गुर सीखे। खबर है, जहां पर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारियां की गई हैं। जहां 21 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा में शिक्षा विभाग ने कार्यशाला आयोजित की है। वहीं कार्यशाला को लेकर तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू हो रही हैं और ऐसे में छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए शिक्षा विभाग ने एक कार्यशाला आयोजित की है, जिसमें शिक्षा महानिदेशक झरना कामथान ने छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के लिए टिप्स दिए हैं। वहीं वर्चुअल वर्कशॉप में सैकड़ों स्कूलों के हजारों छात्रों ने भाग लिया और परीक्षा से पहले मानसिक रूप से तैयार होने के गुण भी सिखाए। उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद पार्क बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। वहीं पार्क के लोग घूमने और क्षेत्र को सुंदरता बढ़ाने के लिए बनाया गया था। वहीं वाहनों की पार्किंग और जानवरों को बांधने के स्थान के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। बता दें कि प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद पालिका कर्मियों ने कार्रवाई शुरू की, लेकिन इसके बदले उन्हें स्थानीय लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा है। खबर उधम नगर से दिखाई जा रही है, जहां पार्क की बदहाली को लेकर लोग परेशान हैं। जहां पर बताया जा रहा है कि वहां पे बच्चों के खेलने की जगह वहां पर जानवरों के बांधने का काम किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद पार्क बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। जब पार्क जो लोगों के घूमने और क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाने के लिए बनाया गया था, वहीं अब वह वाहनों की पार्किंग और जानवरों को बांधने के स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद पालिका कर्मियों ने कार्रवाई शुरू की है, लेकिन इसके बदले उन्हें स्थानीय लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में इन दिनों सियासी हवाएं खासी गर्म चल रही हैं। जहां हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों की सरगर्मियां सही से थमी भी नहीं थी कि भाजपा समर्थित एक ब्लॉक प्रमुख के निलंबन ने सियासी माहौल को फिर से गर्मा दिया है। दरअसल हरिद्वार जिले के भगवानपुर खंड विकास से
झबरेड़ा से भाजपा के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने अपनी भतीजी करुणा कर्णवाल को ब्लॉक प्रमुख बनवाया था, जिसमें बीडीसी की बैठक के बाद कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने एक शिकायत ब्लॉक प्रमुख करुणा के खिलाफ 2023 में की थी, जो शिकायत जांच के नाम पर ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी, जिसके लगभग 2 साल बाद अचानक करुणा कर्णवाल ने एक प्रेस वार्ता करके अपने ताऊ पूर्व विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और उनसे खटपट शुरू हो गई थी, जिसके चलते पिछले सप्ताह अचानक से भाजपा समर्थित ब्लॉक प्रमुख करुणा को निलंबन का लेटर मिला, जिसके बाद आज करुणा कर्णवाल ने मीडिया से बातचीत की और अपने निलंबन का जिम्मेदार अपने ताऊ पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल और उनकी पत्नी वैजयंती को बताते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दलित की बेटी को सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इंसाफ जरूर देंगे। देखिए, अगर ममता राकेश जी की शिकायत पर कार्रवाई होती तो वो 2 साल पहले हो जाती, क्योंकि वो कांग्रेस की विधायक हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। मेरे ताऊ जी भी पूर्व विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि मेरी उनके साथ अनबन हो गई, तब जाके एकदम से कार्रवाई हो गई है। उन्होंने पता नहीं अधिकारियों के साथ में क्या साठ-गांठ मिलकर क्या करवाया है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने तो कारण बताओ नोटिस का भी जवाब दे दिया था। 15 दिनों के अंदर भी मैंने जवाब दे दिया था वहाँ पे कि राकेश परिवार का इसमें कोई रोल नहीं है। जो भी किया धरा गया वो मेरे ताऊ जी का है, मेरी ताई जी का है, और उनके कुछ अन्य साथी भी हैं मिले हुए उनसे, जो चाहते नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि वो मुझे पूछ रहे थे कि अभी ब्लॉक में चल क्या रहा है, ब्लॉक में किसकी चल रही है। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई ब्लॉक प्रमुख मैं हूँ, तो ब्लॉक प्रमुख के काम भी तो मैं ही देखूंगी। अब कोई और किसी के कहने से मैं क्यों कर दूंगी कोई भी काम। देखिए, अगर ममता राकेश जी की शिकायत पर कार्रवाई होती। बागेश्वर जिले के अंतर्गत नशा तस्करों की धरपकड़ के क्रम में कोतवाली बागेश्वर पुलिस और एसओजी की टीम ने चरस तस्कर और स्मैक तस्कर को पकड़ा है, जहां मामले का खुलासा करते हुए एसपी बागेश्वर चंद्रशेखर घोड़के का कहना है कि बागेश्वर कोतवाली पुलिस ने बागेश्वर नगर के नुमाइश खेत मिशन स्कूल के सामने से बरेली निवासी राजगुप्ता को 1 किलो 296 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे मामले में एसओजी की टीम ने मंडल सेरा बाईपास तिराहे से बानरी निवासी सुनील कुमार लोहिया उर्फ लुक्का को 6.60 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं बागेश्वर जिले में व्यापक स्तर पर नशे के सौदागरों को पकड़ने की गतिविधियां जारी हैं। इसी क्रम में बागेश्वर पुलिस की एसओजी की टीम को कल एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। 1.296 केजी चरस के साथ, अवैध चरस के साथ एक अभियुक्त को एसओजी की टीम ने बागेश्वर थाना क्षेत्रांतर्गत कोतवाली क्षेत्रांतर्गत गिरफ्तार किया है। अभियुक्त का नाम इसमें राजू गुप्ता है। ये थाना भमोरा जिला बरेली का निवासी है और इसके कब्जे से लगभग 1.296 केजी चरस बरामद की है। ये कमर्शियल क्वांटिटी में आता है। एक अच्छी सफलता टीम ने प्राप्त की है। कोतवाली बागेश्वर पुलिस द्वारा जो है आज एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। इसमें 6.6 अवैध स्मैक हेरोइन के साथ एक अभियुक्त को टीम ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त का नाम है सुनील कुमार लोहिया। ये यहीं बानरी मंडल से कोतवाली बागेश्वर का निवासी है और इसमें पूरी टीम में एसएचओ कोतवाल साहब हमारे कैलाश सिंह नेगी, इसके अलावा अंबादत्त, सुरेश आर्य और नरेंद्र गोस्वामी, ये पूरी टीम ने एक अच्छी सफलता प्राप्त की है और लगातार हम नशे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो एक ही दिन में ये 2 मुकदमे हमने किए हैं और आगे भी ये कार्रवाई बागेश्वर पुलिस द्वारा लगातार जारी रहेगी। ये दोनों कार्रवाई के लिए मैं एसओजी की टीम को और कोतवाली पुलिस की टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी क्रम में बागेश्वर पुलिस की एसओजी की टीम को कल हल्द्वानी में आगामी 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों का समापन होना है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। इसको लेकर जहां शासन प्रशासन तैयारियों में जुटा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के स्वागत की तैयारी में जुट गई है। हल्द्वानी में कुमाऊं संभाग कार्यालय में जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने विधायकों और मेयर सहित पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर राष्ट्रीय खेलों के समापन को भव्य रूप दिए जाने को लेकर रूपरेखा तय की है। इस दौरान जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने बताया कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में राष्ट्रीय खेलों को सकुशल संचालित करने पर राज्य की सरकार ने एक नया आयाम स्थापित किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने उत्तराखंड राज्य में इस आयोजन की प्रशंसा की, जो कि राज्य के लिए गौरव का विषय है। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेल
पूरे प्रदेश में पूरे उत्साह के साथ चल रहे हैं और जिसका समापन हल्द्वानी में होना निश्चित हुआ है और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में होने जा रहा है। इसमें हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ उपस्थित रहेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रदेश की सरकार को और जितनी व्यवस्थाएं यहाँ रही माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में लगातार उत्तराखंड तरक्की कर रहा है और खेल की दिशा में भी एक बड़ा आयाम हमने रचा है, बड़ा हम प्राप्त किया है। क्योंकि जिस खेल को आयोजन में छोटे स्टेटों में नहीं जाते थे, लेकिन आज एक छोटा स्टेट होने के बाद भी उत्तराखंड के गौरवमयी क्षण आए हैं कि हमने एक बहुत सुंदर और सफल आयोजन के रूप में खेलों का यहाँ आयोजन किया है और यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने भी इस बात की प्रशंसा करी है। इसलिए मैं सरकार का, मुख्यमंत्री जी का और खेल की व्यवस्थाओं में लगे सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ जो खिलाड़ियों ने यहाँ भाग लिया और एक उत्साहवर्धन रूप से यहाँ पर खेलों का आयोजन हो रहा है, इसके लिए भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। 38वें राष्ट्रीय खेल पूरे प्रदेश में पूरे उत्साह के उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।